हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हमने प्लान किया था कि हम शुरुआत करेंगे क्रिमिनल लॉ पेपर थर्ड से, उसी के अकॉर्डिंग आज हमने लिया है इंडियन एविडेंस एक्ट का टॉपिक डाइंग डिक्लेरेशन। और जैसा कि आपको पता ही है, डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मेंस एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। लेकिन इसमें कई बार हमारा जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आता है, कई बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम बेस्ड आता है। तो हम दोनों ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन a dying declaration be acted upon without corroboration? Explain in the law and principles on the appreciation of dying declaration as laid down by the Supreme Court of India। ये हमारा 2019 का जो मेंस हुआ था हरियाणा का, उसमें पूछा गया था और ये हमारा 15 मार्क्स का रहा था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें कौन कौन से पॉइंट को यहाँ पे डेवलप करना है और उनको हम मार्क्स में बाइफरकेट कर लेंगे कि हमें किस पोर्शन को कितने मार्क्स के लिए डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि फिर हमें ना इजी रहता है अपने कंटेंट को कंक्लूड करने में। क्योंकि कई बार हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमें टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट को कंक्लूड करके और उसको पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी करना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले बताएंगे मीनिंग को हमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। मीनिंग में हम हर एक पॉइंट को डालेंगे, लेकिन लिमिटेशन रखें कि वो 2 मार्क्स में हम कंक्लूड कर रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा रेशनल ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, कि डाइंग डिक्लेरेशन के पीछे रेशनल क्या है, उसको क्यों इंक्लूड किया गया है, क्यों उसको एडमिट किया जाता है, क्यों वो एडमिशेबल है, कौन से प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं फॉर द एडमिशेबल ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन। थर्ड पॉइंट जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो एविडेंसरी वैल्यू का रहेगा इन। और फोर्थ पॉइंट जो हमारा रहेगा वो डाइंग डिक्लेरेशन एंड कोरोबोरेशन, उन दोनों को हम रिलेट करके यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इन तीनों पोर्शन को अगर हम कंबाइन करें तो वो हमें इस तरीके से अपने कंटेंट को एक्सप्लेन करना है कि 8 मार्क्स हमें उसमें मिले। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम केस लॉज डालेंगे, फिर जिसमें हमारा एक लीडिंग केस भी रहेगा। और जो हमारा लीडिंग केस है इसका कुशल राव का केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए थे जो कि हमें अप्रिशिएट करने होते हैं फॉर द एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ एट द टाइम ऑफ द एडमिशेबल ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन। तो चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे पॉइंट टू डेवलप को डिटेल में। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आप श्योर हो जाएं कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। और मैंने यहाँ पे रेड और ब्लैक पेन का यूज किया है, तो आप भी एग्जाम में ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आप सिंगल पेन का यूज करना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, अंडरलाइन करना ना भूलें प्लीज़, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, क्योंकि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फैच करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को अंडरलाइन कर देते हैं तो वो जो एग्जामिनर होता है हमारा, उसके माइंड के ऊपर एक इफेक्ट डालता है कि वो हमारे इस पॉइंट को नोटिस करे।
तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे और मीनिंग को हमें मार्क्स को ध्यान में रखते हुए चलना होगा। मीनिंग को हमने यहाँ पे पॉइंट टू डेवलप में आपको बताया कि हम 2 मार्क्स में ही इसको कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि हमारा ये 15 मार्क्स का आंसर रहेगा, इसलिए हमें हर एक पॉइंट को ध्यान रखना है और उसके मार्क्स को भी हमने ध्यान रखना है और उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का भी हमें बहुत ख्याल रखना है, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट भी हो जाए और जो हमारा टाइम मिला है उसके लिए उसी में हम उसको कंक्लूड कर दें। तो चलिए स्टूडेंट, बात कर लेते हैं अब मीनिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन की। डाइंग डिक्लेरेशन, सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन रेड पेन से लिखा, फिर उसको अंडरलाइन किया, फिर आगे हमने इसको बताया कि कहाँ पे मेंशन है, तो हमने वहां पे आगे सेक्शन को भी मेंशन कर दिया, सेक्शन 32 सब क्लोज 1। A dying declaration means the statement of a person who has died by way of homicide or suicide. Dying declaration का मतलब है स्टेटमेंट किसी भी आदमी की जो कि मर चुका है, वो मरा किसी भी तरीके से हो सकता है, by way of homicide or suicide, explaining the cause or circumstances of his death. Such statements are relevant whether the person who has made them was or was not at the time when they were made, under the exception of death, and whatever the nature of proceeding in which the cause of his death comes into question. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो एक स्टेटमेंट होती है पर्सन की जो कि हु हैज डाइड। एंड नेक्स्ट लाइन में ये हमें बता रहा है कि जो स्टेटमेंट होती है वो रेलिवेंट होंगी, चाहे वो पर्सन जिस टाइम उसने वो स्टेटमेंट मेड की है वो अंडर द एक्सेप्टेशन ऑफ डेथ हो या ना हो, एंड वट एवर द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग। और ये भी कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि नेचर जो है वो क्रिमिनल होना चाहिए, नेचर जो है सिविल होना चाहिए। यहाँ पे इसने क्लियर मेंशन किया है कि जो प्रोसीडिंग होती है वो डाइंग डिक्लेरेशन के कोई भी प्रोसीडिंग हो सकती है। कोई भी प्रोसीडिंग होने का मतलब है उसका नेचर कुछ भी हो सकता है, क्रिमिनल, सिविल, कुछ भी। एंड नेक्स्ट ये लिखता है इट इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज वैसे तो हियरसे रूल्स को एडमिट नहीं किया जाता है, रेलिवेंट नहीं होता है, बट जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो एक्सेप्शन है हियरसे रूल का भी। अब हम सेकंड पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है रैशनल ऑफ रेलिवेंसी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, कि क्या रैशनल रहा होगा रेलिवेंसी, जो डाइंग डिक्लेरेशन की जो रेलिवेंसी है उसके पीछे। तो सबसे पहले इसने बताया द रीजन ऑफ एडमिटिंग डाइंग डिक्लेरेशन। यहाँ पे डीडी हम इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे ताकि हमें बार बार डाइंग डिक्लेरेशन रिपीट ना करना पड़े। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डीडी लिख के उसके ब्रैकेट में लिख दिया कि इसका मतलब है डाइंग डिक्लेरेशन। इट मीन्स आगे जब भी जहाँ भी डीडी लिखा मिलेगा उसका मीनिंग डाइंग डिक्लेरेशन ही होगा। तो अभी बात कर लेते हैं रैशनल ऑफ रेलेवेंसी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन की। द रीजन ऑफ एडमिटिंग डाइंग डिक्लेरेशन इज आल्सो वेल रिफ्लेक्टेड बाय शेक्सपियर इन रिचार्ड II. He said, where words are scarce, they are seldom spent in vain. The breath of truth, their words in pain. यहाँ पे इसने कोटेशन जो शेक्सपियर रिचार्ड II की रही है उसको मेंशन किया है। फिर इसने लिखा है द 3 मेन ग्राउंड्स ऑन विच डीडी आर एडमिटेड आर। यहाँ पे इसने बता दिया कि किन रीजन्स की वजह से डाइंग डिक्लेरेशन को रेलिवेंट माना गया है, एडमिट किया जाता है। वो पॉइंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट एक पॉइंट जो हमारा रहेगा वो है डेथ ऑफ डिक्लेरेंट। सेकंड जो हमारा है नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब है कि एक यही एविडेंस जो है अवेलेबल होता है उस डाइंग पर्सन के फेवर में या उसके सर्कमस्टांसिस को लेके, इसलिए वहाँ पे नेसेसिटी भी आ जाती है उस पर्सन को जस्टिस दिलाने के लिए कि आपको एडमिट या रेलिवेंट मानना ही पड़ेगा। एंड सी पॉइंट जो हमारा है वो है द सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ विच क्रिएट अ सेंस इक्वल टू द ऑब्लिगेशन ऑफ एन ऑथ। क्योंकि वैसे तो हमारे कोर्ट में ये प्रोसीजर होता है कि जब तक हम ऑथ नहीं लेते हैं तो
पर्सन के जो भी विटनेस होता है या फिर कोई भी पर्सन होता है जिसको एज ए विटनेस हम एग्जामिन करते हैं, उसको हम ओथ दिलाते हैं। तो यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन के केस में जो सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ है, वो एक इक्वल सैंक्शन जो है, इक्वल ओब्लिगेशन सैंक्शन, एक इक्वल सैंक्शन जो है ओब्लिगेशन ऑफ एन ओथ का जो है वो क्रिएट करता है। इसलिए हम इसको एडमिट भी करते हैं और रेलिवेंट भी मानते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एविडेंसी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन की। यहाँ पे इसने सबसे पहले मेंशन किया कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ दैट डाइंग डिक्लेरेशन शुड नॉट बी एक्टेड ऑन अनलेस कोरोबोरेटेड। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैन ए डाइंग डिक्लेरेशन बी एक्टेड अपॉन विदाउट कोरोबोरेशन। तो यहाँ पे इसने सबसे बोला देर इज नो रूल ऑफ लॉ, ऐसा कोई भी रूल ऑफ लॉ नहीं है दैट अ डीडी शुड नॉट बी एक्टेड ऑन, कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसके ऊपर हम वर्क नहीं कर सकते, उसको एडमिट नहीं कर सकते जब तक कि उसको कोरोबोरेट ना किया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑर्डिनरली it is not considered safe to convict an accused person only on the basis of it। लेकिन साधारणतः माना जाता है कि हम अकेले सोल बेसिस ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बिकॉज ऑफ इट्स inherent weaknesses and these weaknesses are hearsay evidence। पहली वीकनेस ये हो गई कि ये हियरसे एविडेंस होता है और हियरसे एविडेंस को हमारे एविडेंस लॉ में एडमिट नहीं किया जाता है। सेकेंडली, मेकर ऑफ द स्टेटमेंट माइट बी मेंटली और फिजिकली इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। जो मेकर होता है स्टेटमेंट का, वो हो सकता है मेंटली और फिजिकली कंफ्यूजन के स्टेट में हो जब उसने वो स्टेटमेंट मेड की हो। The dying man takes last opportunity to implicate all his enemies। और हम ये भी मान के चलते हैं कि जो डाइंग मैन होता है वो उसको एज ए लास्ट अपॉर्चुनिटी भी ले सकता है कि ये मेरे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है क्यों ना मैं अपने जितने भी मेरे एनिमीज हैं उनको मैं इम्प्लीकेट कर लूँ। Therefore, in weighing the evidence of dying declaration, various factors and circumstances should be taken into consideration। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा जो हम कंसिडर करना चाहेंगे इसमें, नेचर ऑफ इट्स कंटेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टेटमेंट मेड एट डिफरेंट टाइम्स। हम उसमें कंटेंट का ध्यान रखेंगे, कंसिस्टेंसी को देखेंगे जब कोई भी स्टेटमेंट जो है अगर डिफरेंट टाइम्स पे मेड की है तो। सेकेंड पॉइंट हमारा कैपेसिटी का रहेगा, कैपेसिटी टू रिमेंबर फैक्ट्स, opportunity ऑफ डाइंग मैन फॉर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन, जो डाइंग मैन के पास फुल अपॉर्चुनिटी थी ऑब्जर्वेशन की। अगर कोई भी इवेंट या कोई भी क्राइम अगर नाइट में होता है तो हम ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट की जो है वो भरपूर मात्रा में रहे ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके एक्यूज्ड पर्सन को। प्रोक्सिमिटी ऑफ द टाइम बिटवीन इट एंड द एक्सीडेंट, और हम प्रोक्सिमिटी का जो पॉइंट है वो भी कंसीडर करेंगे जब हम अगर डाइंग डिक्लेरेशन को एज अ एविडेंस इंक्लूड कर रहे हैं तो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि thus the declaration must be true and voluntary। The law in this regard is cogently laid down by the Supreme Court in the following case। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम केस को डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं हमारे लीडिंग केस की, जिसमें कि कुछ प्रिंसिपल जो है वो हमारे बताए गए थे कि किन
किन प्रिंसिपल्स को कंसिडर किया जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट करने के लिए या उसको फॉर्म करने के लिए सोल द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला केस जो है, लीडिंग केस जो है वो है कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1958, सुप्रीम कोर्ट 2-2। तो प्लीज स्टूडेंट take a screenshot. After that, I dictate the whole content of this particular video. I think सभी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। Please student take another screenshot because the conclusion point is not clear before it. So please take a screenshot. After that I will dictate the whole content of this. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात कर रहे थे लीडिंग केस जो कि हमारा है कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। इन दिस केस द क्वेश्चन या फिर फैक्ट एंड इशू वाज वेदर द एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिक्लेरेशन और द डिक्लेरेशन नीडेड कोरोबोरेशन। यहाँ पे ये कहा गया है कि इस क्वेश्चन में ये जो केस था इसमें जो हमारा मेनली क्वेश्चन रहा था इशू का वो ये था कि वेदर द एक्यूज्ड, क्या जो कोई भी एक्यूज है उसको कन्विक्ट किया जा सकता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिक्लेरेशन, केवल सिर्फ इसी डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर, और द डिक्लेरेशन नीडेड कोरोबोरेशन, और क्या डिक्लेरेशन को कोरोबोरेट करने की नीड है या नहीं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए जो कि इस प्रकार हैं। Thus, for the answer of the above said question, the Supreme Court laid down the following principles. First हमारा है there is no absolute rule of law. Dying declaration cannot be solved basis of conviction unless corroborated. इसमें यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ नहीं है जो कि डाइंग डिक्लेरेशन को ये कहे कि ये सोल बेसिस के ऊपर किसी भी एक्यूज को ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी कन्विक्टेड। एंड सेकेंडली बात करता है ईच केस मस्ट बी डिटरमाइंड ऑन इट्स ओन फैक्ट कीपिंग इन द व्यूज द सर्कमस्टांसेस इन विच डाइंग डिक्लेरेशन वाज मेड। यहाँ पे ये कह रहा है कि हर एक जो केस होता है उसको डिटरमाइन करना चाहिए उसके खुद के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए। एंड थर्ड वन इज a dying declaration cannot equate with the confession or evidence of approval as it may not come from tainted source। यहाँ पे ये कह रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन को हम इक्वेट नहीं कर सकते कन्फेशन के साथ या फिर एविडेंस ऑफ अप्रूवल के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एविडेंस है वो किसी टेंटेड सोर्स से नहीं आता है। And fourth one is necessity for the corroboration arises from the fact that the court in a particular case come to the conclusion that a particular declaration is not free from infirmities। यहाँ पे ये कह रहा है कि नेसेसिटी का जो क्वेश्चन है वो नेसेसिटी फॉर कोरोबोरेशन का जो क्वेश्चन है वो तब अराइज होता है जब कोर्ट किसी पार्टिकुलर केस में ये कंक्लूड कर दे कि ये जो पार्टिकुलर डिक्लेरेशन है वो फ्री नहीं है, ये इज नॉट फ्री फ्रॉम इन्फर्मिटीज और डाउट्स एक्सेट्रा। देन वहाँ पे नेसेसिटी फॉर कोरोबोरेशन जब
जो है वो अराइज होता है। एंड फिफ्थ वन इज dying declaration recorded by a competent magistrate in a proper manner in the form of questions and answers and in the word of maker। ये कह रहे हैं जो हमारी डाइंग डिक्लेरेशन है वो रिकॉर्ड ये कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट द्वारा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हमारा अगर कोई डिक्लेरेशन किसी पुलिस को भी दी है, किसी फ्रेंड्स को दी है, किसी डॉक्टर को दी है, तो वो भी एडमिट की जाती है। इफ द कोर्ट and sixth one is if the court after taking everything into consideration is convicted that the statement is true, it is its duty to convict notwithstanding that there is no corroboration in the true sense। यहाँ पे ये कह रहा है अगर एवरीथिंग कंसिडर की गई और उसके बाद कोर्ट को ये फाइंड आउट हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, फ्री फ्रॉम डाउट्स है, तो ये ड्यूटी बन जाती है कोर्ट की कि कन्विक्ट किया जाए एक्यूज्ड को विदाउट द कोरोबोरेशन। ओके गाइस, देन आफ्टर दैट यहाँ पे एक अनदर केस जो हुआ स्टेट ऑफ मणिपुर में 2011 में, उसमें भी ऐसा ही कुछ डिसाइड किया गया। मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए। आफ्टर दैट इट आल्सो डिसाइडेड इन अनदर केस वॉकहम यामा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर 2011 दैट देयर कैन बी नो डिस्प्यूट दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। इसमें भी ये डिसाइड किया गया कि इसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है कि किसी कन्विक्शन का आधार सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे ही हमने किसी को कन्विक्ट किया। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डिस्प्यूट का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा हो सकता है। सच ए डाइंग डिक्लेरेशन हैज़ टू बी प्रूव्ड, लेकिन जो ये इस टाइप की डाइंग डिक्लेरेशन है, यानी कि इस टाइप की डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है कि ऐसी डाइंग डिक्लेरेशन जिसके सोल बेसिस पे ही कन्विक्शन हुआ है, उसको प्रूव किया जाएगा होली रिलायबल, वॉलंटरली ट्रूथफुल एंड द मेकर मस्ट बी इन अ फिट मेडिकल कंडीशन टू इट। ऐसी कंडीशन में डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव किया जाना चाहिए कि वो फुली रिलायबल है, वॉलंटरी है, ट्रूथफुल है, और मेकर जो है जिस टाइम उसने उसको मेड किया बीइंग द फिट मेडिकल कंडीशन, वो बिल्कुल फिट मेडिकल कंडीशन में था मेंटली एंड फिजिकली। एंड आफ्टर वी डिस्कस एन अनदर केस नानहार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये हमारा 2010 का केस है। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी free from all doubts and ongoing through it an impression has to be registered immediately in mind that it is genuine, true and voluntary। इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं कहा गया, इसमें भी यही कहा गया है कि जो हमारा डाइंग डिक्लेरेशन है वो फ्री फ्रॉम डाउट होना चाहिए और एक बार देखते ही दिमाग में आना चाहिए, इमीडिएटली माइंड में ये आना चाहिए कि ये जेन्युइन है, ट्रू है, वो वॉलंटरी है, तो हम उसको सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन बना सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। यहाँ पे एक बार मैं कंक्लूजन को डिक्टेट कर देती हूँ आप सबके लिए, मे बी वीडियो में एंड मे नोट बी क्लियर। डाइंग डिक्लेरेशन इज मेड इन अ सिचुएशन in which a man is on deathbed, which is so solemn and serene when he is dying that the grave position in which he is placed is the reason in law to accept the veracity of his statement, requirement of oath and cross examinations are dispensed with। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो ऐसी सिचुएशन में बनाई जाती है जब आदमी जो है डेथ बेड पे होता है, उसकी सारी उम्मीदें जो है, सारी होप जो है संसार से जा चुकी होती हैं। तो इसके पीछे एक ये भी रीजन रहता है कि हम डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट करें एज एन एविडेंस एंड फॉर्म ए सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, और इसी वजह से जो रिक्वायरमेंट है ओथ की या क्रॉस एग्जामिन की उसको भी डिस्पेंस विद किया जाता है। बिसाइड शुड बी डाइंग डिक्लेरेशन बी एक्सक्लूडेड, इट विल
result in miscarriage of justice। और इसके ऐसा भी है कि अगर हम इसको छोड़ देते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये रिजल्ट लेके आएगा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का, ठीक है, क्योंकि मरने वाले के अलावा उसका कोई और जो है आई विटनेसेज नहीं होता है। एंड आफ्टर दैट in this conclusion it was included that it is if the truthfulness of a dying declaration is accepted, it can always form the basis of conviction of accused. Thus, we can say that a truthful, coherent, and consistent dying declaration need no corroboration, and conviction may be based on it. अब यहाँ पे हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको कंक्लूड किया और हमने बताया कि जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है वो किस सिचुएशन में बनाई जाती है, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स है कि उसको रेलिवेंट माना गया है, उसको एडमिट किया जाता है, उसको उसके ऊपर किसी भी पर्सन को जो एक्यूज पर्सन होता है उसको कन्विक्ट किया जाता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं आती रहूँगी न्यू वीडियोस के साथ और आपको ऐसे ही मॉडल आंसर प्रोवाइड करवाती रहूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon for new more and more modern answer for Haryana judiciary. तो थैंक यू सो मच दोस्तों।